बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानियाँ तो आप सब ने आज तक बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने पीरियोडिक टेबल की कहानी के बारे में सुना है? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल की स्टोरी के बारे में कि ये शुरू में किस तरह का था और एंड फॉर्म में ये किस तरह का अभी मौजूद है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो बुक्स रैंडमली पड़ी हुई हैं, इसमें से मुझे कुछ मिनटों के अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन बुक्स को काउंट करके दिखाएं, क्या आप ऐसा कर सकेंगे? हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा और आपको ऐसा करने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम इन बुक्स को अरेंज कर लें। अब हमने रेड बुक्स को अलग कर दिया है, ब्लू को अलग, ग्रीन और येलो को सेपरेटली एक रो के अंदर एक रख लिया है। इससे क्या होता है कि अब हम इनको इजीली काउंट कर सकेंगे। इसका मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को अरेंज कर लें तो उसको डिस्क्राइब करना बहुत इजी हो जाता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 20 बुक्स रेड कलर की हैं, 10 बुक्स ब्लू कलर की हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर की बुक्स 15 में हैं और येलो कलर की बुक्स 8 हैं। तो इस तरह इनको डिस्क्राइब करना बहुत ईजी हो गया है। इसी तरह जब एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए तो वो बहुत ज़्यादा थे। अब उनको अरेंज भी करना था ताकि अगर किसी नए साइंटिस्ट को उनकी ज़रूरत पड़े तो उसको पता हो कि हाँ जी, ये एलिमेंट जो है वो सारे टोटल एक जगह पे मौजूद हैं और मैं उनको वहाँ से इजीली उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकता हूँ। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज कर लिया गया। और वो किसने किया? जी हाँ, मुसलमानों ने ही सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो अरेंजमेंट देखते हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहला मुसलमान, उसका नाम क्या था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया? तो उसका नाम था जी अल राज़ी। अल राज़ी ने पहले सबसे एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि जहाँ से एलिमेंट्स मिले उसके अकॉर्डिंग उसने उनको अरेंज कर दिया। उस वक़्त जो है वो सिर्फ 10 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर किए गए थे। ये बहुत पुरानी सदी की बात हो रही है। अब अल राज़ी ने क्या किया, उसने उन 10 एलिमेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक मेटल्स का नाम दे दिया और दूसरे को नॉन मेटल्स का नाम दे दिया। मेटल वाले ग्रुप के अंदर मेटल्स रखी गई और जो नॉन मेटल वाला ग्रुप था उसके अंदर नॉन मेटल्स रखी गई। लेकिन क्या हुआ कि जब मरकरी की बारी आई तो मरकरी का करैक्टर देखा गया तो ये तो मेटल भी था और नॉन मेटालिक भी था। अब इसलिए क्या हुआ, अल राज़ी को यहाँ पे मसला पेश आ गया और इस मसला की वजह से अल राज़ी ने जो है वो इसकी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ? अब देखें 10 एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया साइंटिस्ट ने इस पर वर्किंग की और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर करना शुरू कर दिए। अल राज़ी के बाद चलें बात करते हैं थोड़ा 1789 की। अब 1789 में क्या हुआ, अल राज़ी के बाद एक और साइंसदान जिसका नाम लिवाज़िए था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम शुरू कर दिया और उसने एलिमेंट्स को 4 ग्रुप्स के अंदर एक रख दिया। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स थे, हर एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होती थी। ग्रुप 1 में उसने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह को रखा। ग्रुप 2 की बात करें तो उसने ग्रुप 2 के अंदर सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन को जगह दी। ग्रुप 3 में भी इसी तरह उसने वहाँ पे जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो रख दिए और ग्रुप 4 में भी एल्यूमिना और सिलिका वगैरह जिनकी प्रॉपर्टीज़ उसको सेम लगी उसने रख दी। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होना शुरू हुए तो वो इनको ग्रुप्स में प्लेस नहीं कर सका, इसलिए इसका भी जो क्लासिफिकेशन है, एक टेबल की फॉर्म है, वो रिजेक्ट कर दी गई। अब आपको क्या लगता है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो किस फॉर्म में होगा इसके बाद? तो चलें देखते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं 1829 में। जी हाँ, 1829, इतने साल बाद एक और साइंसदान ने कहा कि मैं अब एलिमेंट्स को अरेंज करता हूँ और उस साइंटिस्ट का नाम था डोबराइनर ट्राइएड्स इसके टेबल को हम कहते हैं। यहाँ हम कहते हैं कि इसने पीरियोडिक टेबल की एक जो लॉ दिया उसको लॉ ऑफ ट्राइएड्स या फिर लॉ ऑफ डोबराइनर ट्राइएड भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस अटैम्प्ट था एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म लाने का या फिर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का।
अब लॉ ऑफ ट्राइएड से आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी कि कुछ 3 एलिमेंट्स की बात हो रही होगी। तो इस साइंसदान ने एक सीरियस अटैम्प्ट किया कि मैं अब एलिमेंट्स को एक अच्छी फॉर्म में, एक अच्छे टेबल में अरेंज करके ही बैठूंगा। लेकिन इसलिए इसने क्या किया कि इसने ट्राइएड्स बना दिए, यानी कि इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बना दिए, जो कि हम यहाँ पे देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने लिथियम, सोडियम और पोटाशियम को एक ट्राइएड का नाम दे दिया इस ग्रुप में रखकर। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को एक ट्राइएड का नाम दिया, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक ग्रुप के अंदर रखकर इसको एक ट्राइएड का नाम दे दिया। अब इनके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग या फिर लॉ ऑफ ट्राइएड्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 7 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है और पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है। तो लॉ ऑफ ट्राइएड ये कहता है कि हमारे पास हर तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी 2 के एवरेज के एटॉमिक मासेस की एवरेज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिथियम था उसका एटॉमिक मास 7 था, पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 था। तो इन दोनों की अगर एवरेज ले लें तो जो सेंटर वाला एटम था उसका एटॉमिक मास 23 आया। तो इस डो ब्रायनर ने ये कहा कि 23 तो एटॉमिक मास सोडियम का होता है, इसलिए हम सोडियम को लिथियम और पोटाशियम के दरमियान में रख देते हैं। तो लॉ ऑफ ट्राइएड के मुताबिक जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, या फिर हम ये कह सकते हैं जो तीसरा एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मासेस के एवरेज होगा। एक और मिसाल आप समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल इस ट्राइएड की हम बात करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मौजूद हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और जो आयोडीन है उसका एटॉमिक मास 127 है। चलें इनका एवरेज ले लेते हैं तो दोनों एटॉमिक मासेस का एवरेज आता है 81.25। तो जब इनका एटॉमिक मासेस 81.25 आया तो डो ब्रायनर ने ये कहा ये 81.25 जो बहुत ही क्लोज है ब्रोमीन के एटॉमिक मासेस के, तो क्यों ना हम ब्रोमीन को क्लोरीन और आयोडीन के दरमियान में रख दें। तो इस तरह इसने एक ट्राइएड मुकम्मल किया। ऐसे ही उसने एटॉमिक मासेस के एवरेज लेकर 6 से 7 तक ट्राइएड्स बना दिए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए वैसे वैसे ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता गया। अब ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि हमारे पास जो 50 एलिमेंट्स हों अगर, तो हर एक का दोनों का एवरेज जो है वो दरमियान वाले का एटॉमिक मास ही निकले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और इसका पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। लेकिन इसने नेक्स्ट साइंटिस्ट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छोड़े। अब देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल की असल फॉर्म है क्या। अच्छा, डो ब्रायनर के बाद जो है स्पाइरल अरेंजमेंट्स भी एलिमेंट्स की करने की कोशिश की गई, और जो हर एक जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और हाइड्रोजन को इसके सेंटर में रखा गया। अब यहाँ पे देखें इसके अकॉर्डिंग 1829 में कितने थोड़े एलिमेंट्स थे, और आगे हम जाके देखें तो ये कितने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो इनकी जब स्पाइरल अरेंजमेंट की गई तो उससे उन्होंने इस तरह इसको अरेंज किया कि जो अल्काइन अर्थ मेटल्स थी वो इस तरह एक स्पाइरल के अंदर आ रही थी और इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। इसी तरह अल्कली मेटल्स और रेयर गैसेस और हैलोजन जो हैं वो सारे एक ही स्पाइरल की फॉर्म में एक दूसरे के जो है वो ऊपर या नीचे शो हो रहे थे। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो गैप्स छोड़ने पड़ गए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे उनकी इसमें कोई जगह ना बन सकी। इसलिए स्पाइरल अरेंजमेंट्स को भी निगलेक्ट या फिर रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद न्यूलैंड्स आया। ये न्यूलैंड जो है ये साइंटिस्ट का नेम है। इसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ऑक्टेव से आपके जहन में 8 का हिस्सा तो ज़रूर आ रहा होगा। जी हाँ, 8 इसका मतलब है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग 8 एलिमेंट्स की बात हो रही होगी। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 1866 में, जब न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया और इसने कहा कि हर 8वें नंबर वाला एलिमेंट जो है उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी पहले वाले एलिमेंट के साथ। ठीक है, जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करेंगे। आइए इसको समझते हैं।
न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये कहा था कि हर पहला जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो 8वें वाले के अकॉर्डिंग होंगी। तो इस तरह उसने कहा कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ चूँकि सेम है इसलिए इसने उनको एक कॉलम के अंदर रख दिया। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को उसने एक कॉलम के अंदर अरेंज किया। इसी तरह उसने कहा ये जो मैग्नीशियम है ये 8वें नंबर पर आता है और इसकी जो है वो बेरिलियम के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इसलिए इसने बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम को रख दिया। और इसी तरह कैल्शियम को मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे जगह मिली और इसी तरह ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसने अरेंज कर दिए। बट लेकिन क्या हुआ कि इसने जब स्टडीज़ की गई और ज़्यादा बड़े लेवल पे, एक वास्ट लेवल पे स्टडीज़ की गई तो देखा गया कि आयरन डू नॉट शो द सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, कि भाई आयरन जो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऑक्सीजन और सल्फ़र के जैसी है ही नहीं। तो इस तरह इन ऑक्टेव न्यूलैंड ने इनको एक ही ग्रुप में क्यों रख दिया है। तो इसके अलावा एक और डिफेक्ट भी इसका था और इसके पीरियोडिक टेबल में ये डिफेक्ट था कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट्स, जैसे जैसे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए तो उनका 8वें एलिमेंट्स पे उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं की, बल्कि ये होता गया कि अगर जो पहले वाला है ऑक्टेव के मुताबिक तो हर 8वां जो है वो पहले वाले के जो है प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता था ना, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो क्या हुआ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि 8वें वाला पहले वाले की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे, बल्कि क्या हुआ कि अब 18 वाला एलिमेंट जो है वो पहले वाले की तरह की प्रॉपर्टी शो करने लगा, या फिर जो 32 नंबर पर प्रेजेंट था एलिमेंट वो पहले वाले एलिमेंट की तरह की कुछ प्रॉपर्टी शो करने लगा। इसलिए इसके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसी दौर में 1870 की बात करते हैं, यानी कि 4 साल बाद क्या हुआ, एक मेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एटॉमिक वॉल्यूम कर्व दी। ठीक है, ये कर्व आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसने एटॉमिक मैसेज लिए 0 से लेके 60 तक आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एटॉमिक मैसेज, और दूसरी साइड में इसने एटॉमिक वॉल्यूम लिया एलिमेंट्स का और उसने एक कर्व ड्रा की। Okay, in 1870, Lothar Meyer produced a table showing periodic arrangement of the elements by plotting the atomic volume, relative atomic mass density of the elements against their relative atomic masses। तो इसने इस तरह की एक periodic arrangement एलिमेंट्स की करने की कोशिश की। अब जब मेयर ने अपना इस तरह का periodic एक फॉर्म दे रहा था, एक कर्व की फॉर्म में ये एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश कर रहा था, तभी 1871 में एक और साइंसदान जिसका नाम मेंडलीव था वो भी एक अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मेंडलीव ने ऐसा कौन सा पीरियोडिक टेबल दिया कि जिसकी वजह से मेयर का पीरियोडिक टेबल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको देखने के लिए आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट करें और पीरियोडिक टेबल की कहानी पूरी ज़रूर सुनें। Thank you.